तो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां अब तक 5 साल में सरकार बदलने की एक परंपरा रही है। अब सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा। ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। एग्जिट पोल्स में हिमाचल को लेकर अलग अलग दावे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल में ज्यादातर में बीजेपी को ही बढ़त दिखाई जा रही है। आप ये पोल ऑफ एग्जिट पोल देख रहे हैं। यहां पर 68 विधानसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। बहुमत का आंकड़ा 35 है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब दिख रही है, 35 सीटें दिख रही हैं। 9 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। कांग्रेस को 30 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 9 सीटों का फायदा पिछले बार के मुकाबले दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अलग अलग एग्जिट पोल जो हुए हैं उन सबका निचोड़ पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर पहाड़ी राज्य है, एक परंपरा रही है कि हर साल सत्ता परिवर्तन होता है। इस वक्त बीजेपी की अगर बात करें, यहां पर हिमाचल में उसका राज चल रहा था। क्या सत्ता में वापसी होगी या फिर कांग्रेस मात देके उस पर काबिज होती है, ये वक्त बताएगा। 8 दिसंबर वो वक्त है जब नतीजे सबके सामने होंगे। हिमाचल प्रदेश का आप देख रहे हैं अलग अलग जो एग्जिट पोल्स किए गए हैं, उसके एक एग्जिट पोल में ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी एक बढ़त बनाती हुई दिख रही है बाकी पार्टियों के मुकाबले, और आम आदमी पार्टी शून्य, यानी उसका खाता खुलता हुआ यहां हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह दावा किया है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है। 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। तो गुजरात और यहाँ पर हिमाचल के लिए तो 8 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन एमसीडी चुनावों की अगर हम बात करें तो नतीजे कल होंगे सबके सामने। एग्जिट पोल यहाँ पर भी आए हैं और यहाँ पर भारी बहुमत दिख रहा है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। 250 वार्ड है यहाँ पर, और जो एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम का जो एकीकरण हुआ उसके बाद पहली बार है कि ये चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में चले आ रहे बीजेपी के वर्चस्व को वो न सिर्फ खत्म कर देगी, बल्कि अच्छे खासे तरीके से वो सीटों को, वार्डों को जीतेगी और उसकी सत्ता में एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना कब्जा करेगी। और यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के नतीजे हालांकि कल आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल ऐसे ही नतीजे आएंगे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। ये कोई अच्छे लक्षण है। तो यहाँ पर काफी आश्वस्त जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। कम से कम दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जरूर नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो गुजरात में जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें डबल डिजिट मुश्किल से आती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। वहीं हिमाचल में तो खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम अभी एग्जिट पोल हैं, नतीजों का सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स आए हैं, हवा का रुख किस तरफ है उससे थोड़ा अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं होगा। और 8 तारीख को नतीजे, विधानसभा चुनाव के 7 को यानी कल एमसीडी चुनाव के नतीजे।
राजस्थान की बात कर रहे हैं तो चुनावी माहौल की हम लगातार बात कर रहे हैं। अगले साल राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आम इंसान से जुड़ने के लिए कांग्रेस किस तरह की कोशिशें कर रही है। झालावाड़ शहर के खेल संकुल से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज यात्रा में सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें उनके अलावा राज्य के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। आज झालरा पाटन के बाद राहुल गांधी की यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए ये यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी। हरियाणा में ये फिर दाखिल होगी। 19 दिसंबर को अलवर के मालखेड़ा में सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राजस्थान में कल पहला दिन था ये यात्रा और ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जब से निकल रही है, जहां कांग्रेस शासित ये राज्य है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और जहां से एंट्री की है। झालावाड़ ये वो इलाका जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वसुंधरा राजे का, वहां से इस यात्रा की एंट्री हुई है राजस्थान में। तो किस तरह का पूरा ये विश्लेषण वहां मौजूद है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह वहां लोगों से बातचीत कर रही हैं। लोग किस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के गढ़ में, सुनते हैं। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो साथ ही हैं यात्रा में, लेकिन ये जो एरिया है ये बीजेपी का गढ़ है। और आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है इस यात्रा के बारे में, क्योंकि क्या है कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो यात्रा में शामिल होने आए हैं, कुछ तो स्थानीय लोग हैं लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हैं। भैया, ये जो है आपका एरिया बीजेपी है, ज़्यादातर आप लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हो, तो कोई चर्चा हो रही है क्या राहुल गांधी की यात्रा? राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। 10 दिन तक गिनती बोलोगे कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का, तो जनता के बीच बहुत ज्यादा। तो आप लोग बीजेपी के ज्यादातर समर्थक हैं, यहाँ बीजेपी को वोट मिलता है? जी बीजेपी का। हम अभी ये वसुंधरा जी का इलाका है? हाँ जी, वसुंधरा जी का इलाका है। और इसके बाद भी राहुल गांधी ने जो वादे किए थे अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप लोग के बारे में आप बताइए, किसको ज्यादातर यहाँ पे वोट देते हैं? और राहुल गांधी के आने से कोई चर्चा तो हुई है, आप लोग भले ही बीजेपी को वोट दें या किसी को वोट दें, लेकिन एक राजनीतिक जो माहौल बनता है, चर्चा होती है, कुछ हुआ है क्या? चर्चा है मैडम, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी को हम भी मानते हैं, हमारी जो सारी मांगे बीजेपी पूरी करती है, लेकिन कांग्रेस का कोई। यहाँ से आपकी मुख्यमंत्री रही है। आप लोग बताइए क्या है यहाँ पर, जैसे राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, यहाँ से आपके साथ में निकल रही है, सुकेत थोड़ा दूर है वहीं पे रुकेगी, तो कुछ बातचीत हो रही है क्या गांव में? मैडम, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इससे माहौल भी बन रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई वादे करते हैं, कई झूठे 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में डाला रहे हैं, अभी तक आ ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रामगंज मंडी क्षेत्र में कांग्रेस 15 साल। आपका एमएलए कौन है यहाँ से? हमारा एमएलए मदन दिलावर जी। अच्छा। आप बताइए, क्या कुछ चर्चा हो रही है क्या यात्रा के बारे में? सब कुछ हो रही है मैडम, चर्चा तो हमारे यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा दो पक्ष हैं, कोई लोग बीजेपी वाले हैं, कोई लोग कांग्रेस वाले। वैसे ये जो एरिया है आपका हड़ौती, ज्यादातर आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं, अपन तो कांग्रेस को देते हैं शुरू से। आपने तो पहन रखा है कांग्रेस का ये वाला। तो यात्रा में नहीं गए आज सुबह? कल भी वहाँ थे और अभी भी वहाँ से वापस जा रहे हैं हम। तो आपने देखा कि दो तरह की प्रतिक्रिया है। ये जो हाड़ौती का एरिया है जहां से इन्होंने प्रवेश किया है, दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर एमपी और एमएलए, जैसे एमएलए वसुंधरा जी हैं और एमपी उनके बेटे हैं, और यहाँ पे मदन दिलावर हैं, यहाँ से एमएलए हैं। तो यह इस गढ़ से प्रवेश करके जो जा रही है, तो कम से कम जैसे हमने देखा कि कुछ पक्ष यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। लेकिन जहां तक जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है, लेकिन शायद भारत जोड़ो यात्रा में उसका हल नहीं निकलेगा। नेतृत्व की जो लड़ाई है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, शायद उसका जो हल है भारत जोड़ो यात्रा से नहीं निकलने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि राजस्थान में चुनाव 2023 में होने वाले हैं, 11 महीने दूर हैं, इसलिए ये जो सारी बातें हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की जो को एक तरह से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चर्चाएं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं। तो देश को जोड़ने और नफरत को दूर करने के मकसद से पूरी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कह रही है वो निकाल रही है। और यहाँ पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की भी दिखाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में राहुल गांधी की यात्रा जब निकल रही थी और वहां बीजेपी सांसद का जो दफ्तर बीच में पड़ा, वहां से यात्रा जब गुजरी तो उन्होंने, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। बीजेपी दफ्तर पर पीएम मोदी और बाकी नेताओं के पोस्टर लगे थे, राहुल गांधी ने उस ओर कई फ्लाइंग किस किए
और साथ चल रहे नेताओं से भी ऐसा ही करने को कहा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, जो कि सिंगापुर में इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनकी, वो ऑपरेशन सफल रहा और ये ऑपरेशन 1 घंटे तक चला। लालू यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने डोनेट की। फिलहाल दोनों अस्पताल में हैं। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। और आज उनकी जो दूसरी बेटी है मीसा भारती, उन्होंने ट्वीट किया कि आप सबकी दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बेहतर महसूस करवाया। आज पापा ने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। तो किडनी ट्रांसप्लांट आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, उनका ऑपरेशन जब सफल हो गया उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया। रोहिणी आचार्य की यहाँ पर तारीफ की उन्होंने ट्वीट किया कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो लालू प्रसाद यादव जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होना था, वो सिंगापुर में ऑपरेशन हो गया और वो सफल रहा है। उसके बाद की प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से लालू प्रसाद यादव खुद अपना बयान दे रहे थे, कैमरे के आगे बोल रहे थे कि वो ठीक महसूस कर रहे हैं। उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को जो है डोनेट की है, जिसके बाद वो भी इस वक्त अस्पताल में ही है और दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं, ठीक हैं। आगे अब बात करते हैं मशहूर पॉप सिंगर लकी अली की, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में उनके फार्म हाउस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। लकी अली ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। लकी अली ने अपनी चिट्ठी में कुछ लोगों के नाम भी लिखे, जिनमें से एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। लकी अली ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अभी दुबई में हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। केंचरहल्ली येलहंका स्थित मेरे फार्म हाउस पर अवैध तौर पर कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जा भू माफिया सुधीर रेड्डी और मधु रेड्डी ने किया है। अवैध कब्जा आईएएस रोहिणी सिंगूरी की मदद से किया गया है और ये लोग जबरदस्ती मेरे फार्म हाउस पर घुस आए हैं। हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। इस मामले में एसीपी से भी शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। लोकल पुलिस भी मदद के बजाय भू माफिया का ही समर्थन कर रही है। तो लकी अली ये आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, किस तरह से बेंगलुरु में जो उनका फार्म हाउस है उस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं पंजाब से खबर, जहां फतेहगढ़ साहब में सेब की पेटियों से भरा एक ट्रक पलट जाता है और इस हादसे में ट्रक चालक वो घायल हो जाता है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए, जो लोग आसपास वहां पर जमा हुए, उन्हें जो चालक घायल हुआ है उस शख्स की परवाह नहीं, उन्होंने पूछा तक नहीं उसे, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय सेब की पेटियां किस तरह से उठाते हुए अपने साथ ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ। कई लोग सेब का जो व्यापारी है उसकी मदद के लिए आगे आए। 2 समाज सेवियों ने बाकायदा व्यापारी को 9 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। गड्डी किसी वजह करके बैलेंस खराब हो गया, ब्रेक लगन करके गड्डी पलट गई सर्विस लेन के ऊपर। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 138 ਨੰਬਰ FIR थाना बडाली अल्ला सिंह दर्ज की है। तो मैं दसना चाहूँगा ये असी कई बंदियां नूं आइडेंटिफाई कर लिया है, कई गड्डियां नूं जिन्हां 'च वो लैके गए हैं, तो बहुत ही जल्द उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा।